नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो से हम लोग कंपैरेटिव स्टैटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ मॉडल्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मॉडल देखेंगे, जिसमें डिमांड और सप्लाई कर्व शामिल होगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताना रह गया था, उस पर छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर गवर्नमेंट ऑटोनोमस टैक्सेशन को बढ़ाती है तो इससे क्या होता है कि हमारा नेशनल इनकम में डाउन होता है, हमारा नेशनल इनकम कम होता है। तो उस नेशनल इनकम को की भरपाई के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ाई डेल्टा जी से, ठीक है, तो उससे एक हमको मल्टीप्लायर निकल के आता है। वो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस ए टी। इस मल्टीप्लायर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या निकल कर आता है, डेल्टा वाई निकल के आता है। ठीक है, तो इस मल्टीप्लायर को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको कृपया आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। ये मल्टीप्लायर डेराइव कैसे होता है, इसकी पूरी चर्चा उसमें की गई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ कर दी गई। आइए हम लोग आज के अब मेन टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई कर्व की चर्चा की जाएगी और कंपैरेटिव स्टैटिक्स से देखा कि नज़रिए से उसको देखा जाएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिमांड कर्व है, P इज इक्वल्स टू, इसको सप्लाई कर्व मान लीजिए, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है। और एक हमारे पास डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से मान लीजिए कि एक हमारे पास सप्लाई कर्व है और एक डिमांड कर्व है। इसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। ये वाला पॉइंट बी होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा डी होगा, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या देखा था हम लोगों ने, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू, ये देखा था ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस सी क्यू प्लस डी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं अल्टीमेट रिजल्ट को। अब इस कर्व को एक बार फिर से देखते हैं। इस कर्व पे जो हमारा डिमांड कर्व का इंटरसेप्ट है डी और सप्लाई कर्व का जो इंटरसेप्ट है बी, आइए उन दोनों पे को ध्यान से देखिए। कर्व को देखने से कहा जा सकता है कि डी इज ग्रेटर देन बी, यानी डी माइनस बी, अगर डी इज ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब डी माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये जो हमारा रिजल्ट निकल कर सामने आया, इसको ध्यान से देखिए। अब ये Q जो है, Q हमारे 4 पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है। ये स्मॉल डी, स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल सी पर डिपेंडेंट है कि नहीं डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। इनकी वैल्यू अगर बढ़ाई जाए या कम की जाए तो Q की वैल्यू भी बढ़नी या घटनी चाहिए, बढ़नी घटनी चाहिए। आइए देखते हैं कि अगर किस पैरामीटर को किस तरह से बढ़ाया घटाया जाएगा तो Q पे क्या असर पड़ेगा।
इसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से अगर रिजल्ट्स निकल जाएं और उन रिजल्ट्स को स्टडी करने के बाद हम कुछ बता सकते हैं। ठीक है, आइए हम इन सबको देखते हैं। डेल क्यू अपॉन डेल डी इज इक्वल्स टू कितना होगा? देखिए, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी। कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। हाँ, तो इस पूरे में अगर D वेरिएबल है तो ये सब कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा, और ये भी कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल क्यू अपॉन डेल डी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए प्लस सी। सिमिलरली डेल क्यू अपॉन डेल बी कितना हो जाएगा? माइनस वन अपॉन ए प्लस सी। अब आइए डेल क्यू अपॉन डेल ए देखते हैं। इसकी वैल्यू जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब किस तरह से होगा? इसकी वैल्यू होगी माइनस डी माइनस बी अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल सी भी होगा, ये भी वही हो जाएगा। क्लियर है? अब ये भी कुछ मल्टीप्लायर जैसा हमारे पास निकल कर सामने आया कि नहीं आया? अब आइए देखते हैं, इन सबको देखते हैं। यहाँ माइनस साइन होगा, डेल क्यू अपॉन डेल बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अब देखिए, अब यदि D में ग्रोथ होगा, अगर D को हम बढ़ाएंगे, छोड़िए पहले इस वाले मल्टीप्लायर को विचार कीजिए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? क्योंकि A, B, C और D चारों के चारों जो है वो हमारे 0 से बड़े हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है, सर यहाँ तो माइनस साइन है। अरे भैया, ये साइन माइनस है, लेकिन अगर हमको स्लोप को नेगेटिव करना है, तुमको -2 लिखना पड़ेगा या -3 लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो माइनस साइन तो है पहले से, लेकिन वैल्यू तो 3 है। हम इसी वैल्यू पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी हमारी 0 से बड़ी होगी, ये वाली क्वांटिटी हमारे को माइनस साइन लगा हुआ है तो 0 से छोटी हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे नीचे में स्क्वायर है, तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव होनी ही होनी है। और D माइनस बी हमारी 0 से बड़ी है, लेकिन D माइनस बी के पहले क्या लग गया है? माइनस लग गया है, तो ये वाली क्वांटिटी भी 0 से छोटी हो जाएगी। आइए, ऐसे लिखना था। ठीक है, यहाँ भी वही केस होगा। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस रिजल्ट से हमारा ये नतीजा निकल रहा है कि अगर हम डिमांड कर्व के इंटरसेप्ट, ये डी क्या है? डिमांड कर्व का ही तो इंटरसेप्ट है। अगर हम डिमांड कर्व के इंटरसेप्ट में बढ़ोतरी करें और बाकी सबको कांस्टेंट रख दें, तब हमारी जो क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम लेवल होगी वो हमारी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम सप्लाई कर्व के इंटरसेप्ट को बढ़ाएं, बाकी सबको कांस्टेंट रखें, तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। यही हाल ए के साथ भी होगा, यही हाल सी के साथ भी होगा। ये हमारा कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आया है। आइए अब इस रिजल्ट की टेस्टिंग करते हैं कि रिजल्ट सही है कि नहीं। ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इसको ऐसे एक लाइन खींच दिया जाए। अब हमको जो स्टडी करना है, उस स्टडी में क्या करना है? उस स्टडी में करना क्या है कि सबको 1 by 1 चेंज करते जाना है और उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या क्वांटिटी निकल के आ रही है वो देखना है। अगर वो इस जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो क्वांटिटी इस पॉइंट के लेफ्ट साइड है, इसका मतलब क्वांटिटी कम हो रही है। अगर राइट साइड है तो इसका मतलब क्वांटिटी जो है हमारी वो बढ़ रही है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से? ABCD क्रम सही रहता है तो ए से शुरुआत करते हैं, यानी सप्लाई कर्व का जो हमारा स्लोप है, सिर्फ स्लोप बढ़ रहा है,
सप्लाई कर्व ये वाली चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। मतलब सप्लाई कर्व में तो दूसरी क्वांटिटी बी है, इंटरसेप्ट वही है, इसमें वही उन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सिर्फ हम स्लोप को बढ़ा रहे हैं, इंटरसेप्ट को उतना ही रख रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह से बढ़ाना चालू करें तो नए स्लोप के साथ लाइन कुछ इस तरह से होगी। ये स्लोप बढ़ गया ना इस लाइन में, जब स्लोप बढ़ गया तो हमारा कहाँ पर आ रहा है, इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके लेफ्ट में आ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। आइए, ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा टेस्ट था, ये टेस्ट पर ये पास हो गया। ए को बढ़ाया था ना हम लोगों ने, ए को बढ़ाया था, ये पास हो गया हमारा। अब आइए बी को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी को जब बढ़ाएंगे तो हम सिर्फ बी को बढ़ाएंगे, ए को नहीं बढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम बी को मान लीजिए इधर से ऊपर से लेके चलते, ये पॉइंट हमारा नया पॉइंट हो गया, इतना कर दिया बी को बढ़ा के, लेकिन ए हमारा कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा स्लोप है, कर्व का जो स्लोप है, कर्व का स्लोप जो है वो उतना ही रहेगा। सिर्फ बी बढ़ा रहे हैं, स्लोप में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जब स्लोप उतना ही रहेगा, जब स्लोप कॉमन है, तो वो लाइन पैरेलल होगी कि नहीं होगी? इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी कि नहीं होगी? पैरेलल लाइन पे हमारा कहाँ बन रहा है? पैरेलल लाइन पे हमारा नया एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल के लेफ्ट में है, यानी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। यानी ये वाला टेस्ट भी पास हो गया। आइए अब तीसरा देखते हैं। अब हम लोग सी को बढ़ाते हैं। सी कहने का मतलब क्या है? डिमांड कर्व का स्लोप। ठीक है, सी को बढ़ा देते हैं। डिमांड कर्व का स्लोप में खाली सी को बढ़ा रहे हैं, डी को उतना ही रख रहे हैं। इसका मतलब कि ये पॉइंट इंटरसेप्ट का यही रहेगा, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप कुछ इस तरह से बढ़ सकता है, ये बढ़ा हुआ स्लोप हो गया हमारा, कुछ इस तरह से होगी लाइन। अब देखिए नया हमारे को क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला मिल रहा है, ये भी हमारे इसके लेफ्ट साइड है। यानी कि ये वाला टेस्ट भी हमारा पास हो गया। अब आइए डी को बढ़ा के देखते हैं। डी को बढ़ा के देखते हैं तो अब देखिएगा, इसमें सिर्फ डी बढ़ेगा लेकिन सी उतना का उतना ही रहेगा। इसका मतलब कि डी मान लीजिए अगर इसको थोड़ा और लंबा कर, डी मान लीजिए इस पॉइंट से जा रहा है, सी हमारा कांस्टेंट है, मतलब सी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जब सी में चेंजेस नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? स्लोप हमारा उतना ही रहने वाला है। जब स्लोप उतना ही रहेगा तो लाइन क्या होगी हमारी? पैरेलल होगी। ये वाली कुछ लाइन होगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है। ये जो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, जो हमारी क्वांटिटी है, वो इसके राइट साइड में है। राइट साइड में तो इसका क्या मतलब कि हमारी क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है। ये भी टेस्ट पास हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। इससे भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? कैलकुलेशन चालू कर देंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन चालू करके वो अपना उत्तर निकालेंगे। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधा क्वेश्चन देखते ही आपका यू शुड बी रेडी विथ योर आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोज़ का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।